अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस इंशाल्लाह आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर सब्सटेंटिव किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं। अच्छा जी, कल और परसों हमने सब्सटेंटिव की अप्रोच के ऊपर बात की है कि इसकी अप्रोच क्या होगी। देखें, अप्रोच इंतहाई ज़रूरी है, प्लीज़ उसके साथ आपने जुड़े रहना है और सिर्फ अप्रोच मेरे बता देने से आपको नहीं आ जानी है। हमने पहले भी काफ़ी बार ये बात डिस्कस की है, ये प्रैक्टिस से आनी है। ये जितनी ज़्यादा आप ऑडिट प्रोसीजर ड्राफ्ट करेंगे उतनी बेहतर आपकी होगी ये अप्रोच। ये देखिए, ऑडिट तो एक ऐसी चीज़ है कि आज मैंने क्वालिफाई किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को 3 साल होने वाले हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन सारे ही प्रैक्टिस के हैं, जॉब नहीं की हुई, लेकिन स्टिल मैं 100% श्योर नहीं कह सकता कि जी मैं हर तरह का प्रोसीजर ड्राफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये अगर कोई भी शख्स कहता है ना तो उसकी या तो खुश फहमी है या उसकी गलत फहमी है, क्योंकि ये ना एक प्रैक्टिकल फील्ड है। इसके अंदर रोज़ कोई ना कोई नई सिचुएशन आपके सामने आती है। तो भाई, जहाँ पर मैं इतने टाइम में नहीं कह सकता, तो आप सिर्फ अप्रोच सुनकर कैसे कह सकते हैं नहीं मुझे अप्रोच आ गई, मैं प्रोसीजर बना सकता हूँ। तो यकीन करें ये पॉसिबल नहीं है। तो ना अपने आप को आजमाइश में डालें, खुदा न खासा बार में पेपर उड़ाओ फिर आप परेशान बैठे हो, अगली बार फिर आपने करनी है प्रैक्टिस। तो बेहतर है कि अभी से करें, अपने आप को समझाएं कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये करने से होने वाली हैं, ये कोई दुआओं से होने वाली सिर्फ नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स की बात हम कर रहे थे। हम कल उसमें पीपी के बारे में देखा। किसी भी तरह कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। आज हम करेंगे डिस्कस इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। छोटा सा एक लेक्चर होगा, तो इसमें इनटेंजिबल एसेट्स को देखिए हमने अप्रोच क्या डिस्कस की थी। दोबारा ज़रा सबसे पहले रिस्क देखना, हमारा रिस्क है क्या जो हम करने जा रहे हैं। फिर वो रिस्क कौन सी एजर्शन को हिट करता है। अभी हम टेंजिबल एसेट्स का पढ़ा, इनटेंजिबल एसेट्स का पढ़ रहे हैं। मतलब है कि अकाउंट बैलेंसेस की एजर्शन, तो 6 एजर्शन है, 6 एजर्शन के ऊपर हमें पता होना चाहिए क्या क्या करना है हमने। हमने फिर पहले तो कोई स्पेशल प्रोसीजर ढूंढने की कोशिश करनी है कि क्या हमारे माइंड में कोई ऐसा प्रोसीजर आता है जो किसी ऑडिट स्टैंडर्ड ने बताया हो कि यार इस फील्ड में ये वाला स्पेशल करना ही करना है। आपने नहीं आता, फिर हमने वो 7 जो प्रोसीजर्स हैं आइजा 500 के बताए हुए, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। सही है। इसमें से आपको कौन कौन सा रेलेवेंट कौन सा है इस एजर्शन के लिए वो आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर तो आपको एविडेंस मिल गया वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो फिर आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर कोई और दोबारा अप्लाई करेंगे। फिर भी नहीं मिलता, फिर आप मैनेजमेंट से आगे डिस्कस करेंगे और उन्हें बताएंगे कि भाईजान मुझे कुछ नहीं मिल रहा, फिर जाके वो स्कोप लिमिटेशन कहलाएगी। ये सिंपल अप्रोच थी हमारी। अच्छा, कल हमने जैसे इंटेंजिबल को जो दूसरे थे हमारे टेंजिबल एसेट्स थे, पीपी वगैरह, उनको देखा। आज इनटेंजिबल को देख लेते हैं जी। सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर इंटेंजिबल एसेट। देखिए, उसने कहा कि आमतौर पे इंटेंजिबल में 2 जगह पे मसला होता है आमतौर पे, लेकिन 6 की 6 दर्शन टेस्ट की जाती हैं। देखिए, वो आई कैप भी आपको एक एक चीज़ रट्टा नहीं लगवाना चाह रहा, इसलिए वो सारे सारे प्रोसीजर नहीं बता रहा, वो आपको अप्रोच बता रहा है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पेपर के अंदर जो है आपकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इंटेंजिबल पे नहीं आना। आप कहेंगे जी इसमें तो बताया नहीं हुआ था। इसमें वो एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन की बात कर रहा है कि यार ये ज़्यादा अहम है, ज़्यादा रिस्क इनके अंदर पाया जाता है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कहता है इतना अहम नहीं है इसके हवाले से। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि किसी एंटिटी के अंदर बहुत महंगा आपका इंटेंजिबल एसेट्स हों और उसमें लेट से डायरेक्टर्स बनाते हों सॉफ्टवेयर्स। अब डर ये हो कि यार रिस्क हो सकता है कि ये डायरेक्टर के ही ओनरशिप के हों, ये तो कंपनी ने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के मसाइल आ सकते हैं सिनेरियो के अंदर। तो आपने अपना दिमाग बंद नहीं कर लेना कि भाई इंटेंजिबल के अंदर सिर्फ 2 एजर्शन हिट होती है। नहीं, होती 6 की 6 है। हर चीज़ जो है ना, बैलेंस शीट की, अकाउंट बैलेंसेस की एजर्शन उनके ऊपर 6 की 6 लगती हैं। ठीक है जी। यहाँ पर वो जाहिर है आपको, क्योंकि देखें अभी तक अगर आप आई कैप की बुक को पढ़कर उसकी अप्रोच न समझ पाए तो ये इसको मैं आपकी नादानी या बेवकूफ़ी कह सकता हूँ। वो आपको कंट्रोल्स में भी उसने सारे नहीं बताए, उसने आपको एक तरीकाकार बताया है। यहाँ पर भी आपको एक तरीका बता रहा है। वो कहते हैं 6 की 6 दर्शन हर बार मैं लिखने लग जाऊँ, लिखने लग गया आपने रटे मारने बैठ जाना इसके। ठीक है, तो वो आपको बता रहा है कि यार करना आपने किस तरह है। तो भाई एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन के ऊपर, तो एग्जिस्टेंस का आपको पता है हमें रिस्क ये है कि यार इनटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। टेंजिबल का तो चलो नजर आया तेरी चीज़, अच्छा यार वो पड़ी हुई है, पता लग जाता है। हमने शीट टू फ्लोर उसको इंस्पेक्ट किया, उसको ऑब्जर्व कर लिया, यार अच्छा ये शीट पे नज़र आ रहे हैं इतने एसेट, उधर पड़े हुए हैं कि नहीं। इनटेंजिबल का ये है कि यार नहीं नज़र नहीं आते। सही है, मिसाल तौर पे सॉफ्टवेयर हो गया, आपके वेबसाइट होगी,
आपके ट्रेडमार्क, पेटेंट वगैरह, यही होते हैं ना इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, और जब भी आपने कोई हेड देखना है, फ़ौरन आपके माइंड में उसका रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आना चाहिए। रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका आना चाहिए, ये लाजमी है। ठीक है जी, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर भी ये कर लूँगा। उसमें BDO जो ऑडिट फर्म है उसके इंटरनेशनली उन्होंने बनाए होते हैं, आपका समरी बनाई होती है तमाम स्टैंडर्ड्स की, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। उसमें तमाम के तमाम आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो देख लेना जो आपने पढ़े हुए हैं अभी तक। ठीक है, तो वो रिवाइज हो जाएंगे ना, आपके किस्म के फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं तो आपका क्विकली रिवाइज हो जाएंगे। सारे के सारे देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने तो फुल फ्लैज बनाया है ना, वो फाइनल लेवल पे भी अभी आप पढ़ेंगे, तो आपने जो पढ़े हुए हैं उनको आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा क्विकली रिवाइज हो सकता है उससे। ठीक है जी। अच्छा तो भाई एक तो IS 38 भी अभी आपके माइंड में आ गया, साथ ही उसमें आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आ गई यार, IS 38 के वैसे क्या मसाइल होते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन का भी आ गया ना, तो वैल्यूएशन के क्या मसाइल हो सकते हैं यार। वैल्यूएशन का ये मसला हो सकता है कि IS 38 रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस को अलग अलग करवाता है। वो कहता है रिसर्च एक्सपेंसेस को एक्सपेंस आउट करो, डेवलपमेंट वालों को आप क्या करो, कैपिटलाइज करो। तो यार ये भी तो कई बार मसला हो जाता है कि रिसर्च वालों को भी आपने कैपिटलाइज कर दिया, वैल्यूएशन ही आपने गलत कर दी, या डेवलपमेंट वालों को आपने क्या किया, एक्सपेंस आउट कर दिया, ये भी मसला हो सकता है। ये क्लासिफिकेशन का भी मसला है और साथ साथ वैल्यूएशन का इशू भी है। फिर इम्पेयरमेंट आपको पता है, इम्पेयरमेंट होती है और टेंजिबल एसेट्स की भी होती है, इंटेंजिबल की भी होती है IS 36। तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। और कहते हैं रिमेंबर दैट ओनली इनटेंजिबल एसेट्स दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आर परचेज्ड गुडविल। अब देखें उसने आपको बता दिया, कहता है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन में आते हैं वो परचेज्ड गुडविल आती है। इनटेंजिबल्स हैविंग अ रेडिली असर्टेनेबल मार्केट वैल्यू, रेडिली असर्टेनेबल मार्केट वैल्यू से मुराद क्या है कि जिनकी फॉरेन मार्केट वैल्यू लगवाई जा सकती है, वो जिनकी नहीं लगवाई जा सकती वो नहीं आते। एंड डेवलपमेंट कॉस्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन सेट आउट इन IAS 30। उसने देखें आपका जो है समंदर को कूजे में बंद कर दिया। उसने कहा 3 तरह के एसेट्स होते हैं जो आप रिकग्नाइज करते हो इंटेंजिबल्स के अंदर। कौन से? परचेज गुडविल, अपनी बनाई हुई गुडविल नहीं। इंटरनली जनरेटेड गुडविल क्या होती है? नहीं होती। अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल, हमने खुद अपना नाम बनाया, हमने उसको वैल्यू भी दे दी, 50 करोड़ रुपए का नाम है, तो भाई क्या अलाउड है? नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। अपनी बनाई हुई गुडविल अलाउड नहीं होती। हाँ, परचेज्ड गुडविल जब आप कंसोलिडेशन करते हो, जब आप कंपनी खरीदते हो दूसरी, ठीक है, वहां से आप फिर वो कंपनी के साथ साथ उसका नाम भी खरीदते हो, वो परचेज्ड गुडविल है, वो आपकी रिकग्नाइज होती है। अगर आपने खुद ही अपनी बनाई हुई है गुडविल, मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा एक नाम बन गया, अब उस नाम के मैं पैसे एंटर करने लगा हूँ इधर, अलाउड नहीं है। ओनली परचेज्ड गुडविल इज अलाउड टू बी रिकग्नाइज्ड इन दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बतौर एसेट। सही है, वो एसेट के तौर पे आप कर सकते हैं। और बाकी अगर आप इसके अलावा कोई इंटेंजिबल हैं जिनकी मार्केट वैल्यू सर्टेन नहीं की जा सकती, तो वो फिर रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते ना, जब पता ही नहीं है वैल्यू उनकी क्या है। ठीक है जी। तो देयर शुड देयरफॉर बी एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल टू इनेबल अ कंक्लूजन टू बी रीच्ड ऑन दीज एसेट्स। मेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर उसने कहा ये है, मेन है ये, बाकी हो सकते हैं दूसरे भी। टेस्ट ऑफ डिटेल्स फॉर परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल के लिए। अच्छा जी, पहले हमें पता है कि गुडविल होती क्या है। मेरे ख्याल में अगर हम सिर्फ ये लिख लें ना तो हमारे सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो जाएंगे गुडविल वाले। देखें कंसोलिडेशन पढ़ी है भाई? कंसोलिडेशन क्या होती है? कंसोलिडेशन आपकी होती है जब एक पेरेंट कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी है, उसने कोई सब्सिडरी खरीदी हुई है, 1 2 4 5 10 15 20 जितनी भी सब्सिडरीज हैं, लोकल भी हो सकती हैं, फॉरेन भी हो सकती हैं, आपकी सब्सिडरी है उसकी आगे सब्सिडरी है, ये भी हो सकता है। तो अल्टीमेट पेरेंट है ना, जो अल्टीमेट पेरेंट, जो फाइनल पेरेंट, सबसे ऊपर अब्बा जी जो एक बैठे हुए हैं, उन्होंने एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है। मिसाल के तौर पे जरा समझ लें, 5 सब्सिडरी कंपनियां, एक पेरेंट है, ठीक है, कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी? 5 की 5 अलग अलग, एक एक अपनी बनाएगी जाती, सिर्फ अपना जिसके अंदर डाटा है। पेरेंट एक अपनी जाती बनाएगी, 6 बनेगी। 7वीं एक बनेगी जो सबका डाटा इकट्ठा कर रही है, 6 की 6 का, 7वीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी किसने होती है? वो बनानी होती है भाईजान आपकी पेरेंट ने, अल्टीमेट पेरेंट, आखिरी जो सबसे ऊपर बैठे हुए ना पेरेंट होल्डिंग कंपनी, उसने बनानी होती है। अच्छा, अब उसके अंदर एक चीज़ आ रही होती है गुडविल। ठीक है जी, क्या आ रही होती है? गुडविल। क्योंकि जाहिर है पेरेंट्स आप जब जब कोई सब्सिडरी खरीदेंगे तो उसको पैसे पे करेंगे, तो पैसे पे करने हैं, अगर वो उसके नेट एसेट से, याद है ना, जब भूल गए, कंसोलिडेशन पड़ी हुई है जब ये चले कर लेते हैं इस तरह। फॉर एग्जाम्पल जी
इन्वेस्टमेंट की है, सब्सिडरी का तो कॉन्सेप्ट पता ही है ना, 50% से ज़्यादा जब शेयर्स खरीदे जाते हैं तब सब्सिडरी उसको कहते हैं। लेट्स से इन्वेस्टमेंट हमने की है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कर बैठे हैं जी कोई 3 मिलियन, ऊपर 3 बिलियन तक जो बन जाएंगे। अच्छा 3 मिलियन रुपीज़ की हम कर लिए जी, ठीक है। अच्छा अब हमने यहाँ पे लिखा है जी कि नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, जब हमने एक्वायर की है, जब हमने ये इन्वेस्टमेंट की है, उस डेट पर नेट एसेट्स की वैल्यू क्या थी। नेट एसेट पता ही है ना, नेट एसेट क्या होते हैं आपके, एसेट माइनस लायबिलिटीज, इक्विटी बेसिकली, सही है। नेट एसेट्स की वैल्यू क्या थी उस दिन पे, यहाँ बल्कि लिखते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट, उस डेट पे भाई फेयर मार्केट वैल्यू, मार्केट में वो कितने के बिक रहे थे ये आपने लिखे। आपने कहा कि नहीं पता लगा कि वो 5 मिलियन के थे, तो आप देखें आपने 3 मिलियन पे किया है, नेट एसेट्स जो आपको मिल रहे हैं वो 2.5 मिलियन के मिल रहे हैं। तो भाई एडिशनल पैसे आपने क्यों पे किए हैं, क्या आप बेवकूफ़ है, वो तो है, लेकिन आपने क्यों पे किए यहाँ पे भाई, क्योंकि ऊपर वाले जो पैसे हैं वो सिंपल आपका, ये मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा कंसोलिडेशन, क्योंकि ऑब्वियसली वो रिपोर्टिंग में आपने पढ़ी होगी, मैं सिर्फ वो जो उसका क्रक्स बता रहा हूँ आपको जो हमारे रेलिवेंट है। अब ये जो ऊपर का 5 लाख या 0.5 मिलियन है, ये आपने क्यों पे किया था सर, ये आपने पे किया था एज अ गुडविल, कि आपने गुडविल परचेज की है उसकी, ये गुडविल इस तरह निकलती है, ऐसे ही है गुडविल निकलती है इस तरह। अब देखें सिंपल बात है कि जब परचेज गुडविल होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो आपने उसको भी ऑडिट भी करना है बतौर ऑडिटर, उसको अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होंगे, तो सर जी सिंपल है, गुडविल निकली किस तरह है, जिस तरह निकली है उसी को दोबारा देख लेना है। हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 मिलियन है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई कर लें कि क्या वाकई 3 मिलियन है। कॉन्ट्रैक्ट देखें उनका आपस में, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कौन सी अमाउंट लिखी हुई है, अच्छा बैंक के अंदर कितने पैसे गए हैं वो देखें, उधर से ये वाली चीज़ वेरीफाई हो जाएगी, मतलब इसकी एग्जिस्टेंस वेरीफाई होगी, इसकी एक्यूरेसी वगैरह वेरीफाई होगी, हो रही है ना चीज़ें, ठीक है। इधर आ जाएं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट, भाई इसकी फेयर मार्केट वैल्यू को देखें, फेयर मार्केट वैल्यू किसने निकाली है इसकी, अगर तो एक्सपर्ट्स ने निकाली है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वगैरह ना, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट आइजा 500 पैरा 9 उसके ऊपर लगाएं, उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी वगैरह देखें, ठीक है, क्या उसकी रिपोर्ट को यूज़ किया जा सकता है, फेयर मार्केट वैल्यू इस तरह निकल आएगी उसकी, ठीक है। देन गुडविल आपकी आ गई। अब गुडविल की आगे इम्पेयरमेंट भी होती है, ये तो है ना कि अगर पहले साल आपकी अभी कंसोलिडेशन हुई है उसी साल का ऑडिट हो रहा है, लेकिन अगर बाद में किसी टाइम पे हो रहा है तो हर साल ऑडिटर साहब क्या करते हैं, उसकी गुडविल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि गुडविल इम्पेयर भी होती है IAS 36 के मुताबिक, तो उसकी इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन ढूंढनी पड़ती है, उसके ऊपर काम करना है आपने, ठीक है जी। तो भाई ये तरीकाकार है, अभी देख लेते हैं ये क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी द टेस्ट लिस्टेड बिलो रिलेट मेनली टू द वैल्यूएशन ऑफ परचेज गुडविल, कहते हैं ये ना मेनली वैल्यूएशन के साथ मसला है, क्योंकि देखें गुडविल के अंदर हमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का इतना मसला नहीं है, जब हमने सब्सिडरी खरीदी होगी ना तो वहाँ से पता चल जाता है कि यार ये जाहिर है हमारे राइट है इसके ऊपर, सब्सिडरी के ऊपर, तो हमारी ही गुडविल है, ठीक है। क्लासिफिकेशन भी गुडविल हर बंदे ने नॉन करेंट एसेट में ही लिखी होती है, क्लासिफिकेशन का भी इतना मसला नहीं है। असल जो इशू होता है ना इसका वो वैल्यूएशन का होता है, यार इसकी वैल्यू सही निकली है कि नहीं, मतलब बाकी भी आपने सजेशंस देखनी है, लेकिन अगेन बात वही है क्योंकि हम रिस्क बेस्ड ऑडिट कर रहे होते हैं ना, हम वो देखते हैं जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है, तो हमारा सबसे ज़्यादा रिस्क गुडविल के अंदर किस में होता है, वैल्यूएशन के होता है। इसमें कोई इसको रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है कि आप याद करके बैठ जाए जी इस तरह होता है, सिंपल लॉजिकल बात है कि यार गुडविल की अमाउंट गलत निकल सकती है, गलत कैलकुलेट हो सकती है, उसकी वैल्यू गलत लिखी जा सकती है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, क्योंकि इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की वर्किंग है, तो उसमें मसला हो जाए। ये तो बड़ा सिंपल हमने लिख दिया फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, लेकिन अगर आप लोगों ने कंसोलिडेशन पढ़ी हुई है उसमें पता लगेगा कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू निकालना कितना मुश्किल काम है इसकी, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अच्छा अब इसके अंदर वो कहते हैं इंस्पेक्ट द परचेज एग्रीमेंट, सबसे पहले वो कहता है देखिए वही बात है ना, आपकी जो 7 प्रोसीजर है उसी में से सिंपल उसने कहा इंस्पेक्ट करें, भाई परचेज एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट कर लें, परचेज कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट करें, उसको देखें पढ़ें, उसके अंदर क्या ढूंढें, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ढूंढें, इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड, कितने शेयर्स एक्वायर्ड हैं, ताकि पता लगे इस गुडविल में हमारा हिस्सा कितना है, हमारा हिस्सा इस गुडविल में कितना है, ये आपने देखना है। एक्विजिशन डेट क्या थी जिस डेट के ऊपर किया गया है, इंस्पेक्ट द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट देखें जिसके अंदर पैसे गए हैं, इंस्पेक्ट द CDC स्टेटमेंट टू
इंश्योर दैट शेयर्स एग्जिस्ट एंड आर इन द नेम ऑफ द कंपनी। सीडीसी मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने शेयर्स खरीदने किसी लिस्टेड कंपनी के, ये वैसे स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी के लिए लाइन है, तो आप सीडीसी के थ्रू जाके, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑनलाइन ही है सिस्टम, उसके थ्रू जाके आप शेयर्स खरीदते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि किसके शेयर किसके नाम पे है। तो अच्छा, यहाँ पे सीडीसी ना भी लिखा होता तो आप ये लिख देते इंस्पेक्ट द शेयर ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड फ्रॉम एससीसीपी, ये आप दिखा लें। मकसद क्या है जानना? मकसद ये जानना है कि भाई ये जो ऊपर लिखा गया था कि इतने शेयर्स होंगे, क्या उतने ही शेयर्स हैं और ये कंपनी के नाम के ऊपर ही हैं, ठीक है। देन ऑब्टेन वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड मैच द अमाउंट। वैल्यूएशन रिपोर्ट इसकी निकाली होगी, उसको मैच करें पहले तो इसके साथ, ठीक है। फिर ऑब्वियसली वो जो वैल्यूएशन है वो किसी न किसी एक्सपर्ट ने किया, तो वो पहुंच जाए। स्पेशल प्रोसीजर अब आगे आइजा 500 पैरा 9 आपको स्पेशल प्रोसीजर बताता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के, अब वो वाले लगाएं। अब ये 7 प्रोसीजर छोड़ दें फिलहाल, अब किस पे जाना है देखें। अगेन बात वही है कि अगर स्पेशल प्रोसीजर किसी जगह पे लिखे हुए हैं किसी भी चीज़ के रेलेवेंट, तो पहले आपने वो अप्लाई करने हैं। अगर वो नहीं लिखे फिर आप जनरल प्रोसीजर के ऊपर जाएंगे। तो उसने वही सिंपल बता दिया कि नहीं वो उधर लिखे हुए हैं, तो उधर पहुँच के आपने क्या किया जी, उसकी पहले कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस को देखा, फिर आपने उसके काम को देखा, ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। रेलेवेंस, रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एजम्पशंस एंड मेथोडोलॉजी यूज, उसने क्या किया, रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डाटा, ये देखनी है आपने। मे कंसीडर टू यूज़ ऑडिटर एक्सपर्ट, ये भी आप सोच सकते हैं कि यार ऑडिटर एक्सपर्ट को डाल दें आइजा 620 के तहत, वो आगे जाके पढ़ेंगे। ऑडिटर एक्सपर्ट क्या होता है कि जो काम ऑडिटर खुद नहीं कर सकता, ऑडिटर अपने बिहाफ पे किसी और बंदे को लेकर आता है, वो ऑडिटर एक्सपर्ट कहलाता है, ठीक है जी। फिर इंश्योरिंग दैट कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग एसेट्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम बाय इंक्वायरिंग विद द मैनेजमेंट और इंगेजिंग एक्सपर्ट। वो कहते हैं कि ये जो आपने कैरिंग अमाउंट वगैरह इसमें लिखी हुई है या फेयर मार्केट वैल्यू जो लिखी हुई है एसेट्स की, वो आप थोड़ा सा मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस करेंगे यार आपके मुताबिक कितनी होनी चाहिए, उधर से भी थोड़ा आइडिया हो। इंश्योर दैट फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, एनसीआई किसको कहते हैं? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। देखें कंसोलिडेशन तो करनी होती है जिसके पास 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं, लेकिन भाई दूसरे भी तो है ना, लेकिन वो कंट्रोलिंग नहीं है। अब जब अगर आपके पास 60% शेयर आ गए सब्सिडरी के, तो वो आपकी सब्सिडरी बन गई, आप उसके पेरेंट बन गए, कंट्रोल आप उसको कर रहे हैं क्योंकि आप मेजर पोर्शन होल्ड करते हैं। लेकिन जिनके पास 40% है वो भी तो कोई है ना, इंसान तो है वो भी, उनको क्या कहा जाता है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर पहले बोला जाता, लेकिन फिर स्टैंडर्ड्स ने कहा माइनॉरिटी वर्ड थोड़ा अजीब सा लगता है, इनको कहें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीआई, ठीक है, कि ये इनका इंटरेस्ट तो है लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर रहे कंपनी को, दे आर कॉल्ड एनसीआई, ठीक है। उन्होंने कहा कि फेयर वैल्यू एनसीआई की भी देखें सही तरह निकली है कि नहीं। एनसीआई की आपको पता है फेयर वैल्यू निकालना ज़रूरी है, आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये भी दिखानी होती है कि उनकी वैल्यू क्या है और गुडविल उनके नाम पे कितनी जानी है, और जब गुडविल की इम्पेयरमेंट होनी है तो आपकी गुडविल की कितनी इम्पेयरमेंट हो रही है, उनकी गुडविल की कितनी इम्पेयरमेंट हो रही है, ये देखना होता है, ठीक है जी। देन अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल इफ एनी। अगर तो इम्पेयरमेंट का कोई इंडिकेशन है, अगर लग रहा है कि इम्पेयरमेंट है, फॉर एग्जांपल सेल्स कम हो रही है, तो भाई उनको कहो ना सर जहाँ पे बाकी एसेट्स इम्पेयर करें वो आपको वो बेनिफिट नहीं दे रहे जो मिलना चाहिए। तो उसी तरह गुडविल भी आपकी कोई आपको सेल तो नहीं बढ़ा के दे रही, सेल आपकी कम हो जा रही है, ठीक है, या प्रॉफिट आपके गिर रहे हैं, तो इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन है। तो मैनेजमेंट से ज़रा पूछें आपका क्या तरीकाकार है इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड करने का, उस तरीके की उस कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले। इम्पेयरमेंट अगर की हुई है तो उसको रिकैलकुलेट करें। टेस्ट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ओवर रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट, इंश्योर दैट एजम्पशंस जो यूज़ की गई हैं वो ठीक हैं। परफॉर्म सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर सच एज इंस्पेक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपेयर द प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स विद द एक्चुअल रिजल्ट। हाँ, वो कहते हैं कि सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी देखें। आप 30 जून का ऑडिट कर रहे हैं, 30 जून गुजर चुका है, आप आज बैठे हुए हैं अगस्त सितंबर में जाके, तो भाई अब 2-2.5 महीनों में कोई ना कोई चीज़ें सामने आई होंगी ना, जो उन्होंने एजम्पशंस ली थी, एजम्पशन मफरूज़े जो लिए थे इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करते हुए। इम्पेयरमेंट किस तरह कैलकुलेट होती है? ऐसे ही होता है ना कि फ्यूचर में हमें कितना इससे एसेट से बेनिफिट मिलेगा, उसको डिस्काउंट करके आप आज लेके आते हैं। तो भाई जो उन्होंने एजम्पशंस दी थी इतनी सेल बढ़ेगी अगले महीनों में, ये होगा वो होगा, अब तो पता चल गया होगा असल में बढ़ी है कि नहीं, ठीक है। तो उसको सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल सब्सिक्वेंट जो रिजल्ट्स हैं ना उनको देखते हुए चेक करें कि क्या जो 30 जून से पहले वाली डाटा है वो एक्यूरेट भी है या नहीं, कोई अनरीजनेबल एस्टिमेट तो नहीं है इनके, ठीक है। देन ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड पे ले लें। आइजा 580 के मुताबिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, लेकिन ऑब्वियसली ये रिक्वायर्ड है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सिंपली यही है कि भाई जो आपने किया था
ठीक है, जो जो आपने बोला था हमें कि हमने सब इन्फॉर्मेशन दी है, फला 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 सारी चीज़ें की है, भाई ये लिख कर भी दे दो हमें एक बार। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं, आइजा 580 रिप्रेजेंटेशन लेटर इसको बोला जाता है। ठीक है भाई, ये चीज़ें मेरे ख्याल में कोई मसला तो नहीं है इसमें। अब दूसरा क्या, टेस्ट और डिटेल्स फॉर अदर इंटेंजिबल्स। अब देखो उसने गुडविल के बता दिए स्पेसिफिकली। गुडविल तो बड़ा सिंपल सा था कि भाई आपने ये चीज़ें जो आपको पता है यार, इसकी कैलकुलेशन का पता होगा, देन जाके आप सिंपली कर लोगे। कैलकुलेशन के अंदर जो जो चीज़ें उसके ऊपर आपने एविडेंस ले लेना है, सिंपल। ठीक है, अब वो कहते हैं गुडविल के अलावा जो दूसरे इंटेंजिबल्स हैं और एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट कॉस्ट को निकाल के, डेवलपमेंट कॉस्ट है क्योंकि उसने अलग से नीचे बताया हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं अभी डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ गुडविल को निकाल दो, इसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं ना इंटेंजिबल, उनके ऊपर ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। गुडविल के मैं ऊपर बता आया हूँ, डेवलपमेंट कॉस्ट के मैं नीचे बताऊंगा। तो भाई उसने कहा था टेस्ट फॉर अदर इंटेंजिबल एसेट अदर देन डेवलपमेंट कॉस्ट आर सिमिलर टू दोज दैट मे बी अप्लाई टू टेंजिबल नॉन करंट एसेट। उसी तरह जिस तरह दूसरों के होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने उसकी एग्जिस्टेंस वगैरह को देखना है, उसके लीगल राइट्स को देखना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखें कि क्या उसी के नाम पे है। अगर अमोर्टाइजेशन ऑब्वियसली इंटेंजिबल एसेट्स की होती है IAS 38 के मुताबिक, जिस तरह उधर हम IAS 16 में डेप्रिसिएशन को देखते थे, रेट्स वगैरह उनके ठीक हैं, उनकी रीजनेबलनेस को देखते थे, भाई इधर अमोर्टाइजेशन है, अमोर्टाइजेशन के रेट्स को देखें, इनकी रीजनेबलनेस को देखें, इनको रिकैलकुलेट करके देखें अमोर्टाइजेशन को। ठीक है, फिर उसके बाद कंसीडर द पॉसिबिलिटी दैट द एसेट्स आर सफरिंग इम्पेयरमेंट, ये भी देखें इंडिकेशन इम्पेयरमेंट की, वही जैसे उधर था वैसे इधर भी आप देख लें। इंश्योर दैट एनी इम्पेयरमेंट हैज़ बीन करेक्टली डेल्ट विद, सही है, अगर कोई इम्पेयरमेंट हुई है तो वो सही तरह रिकॉर्ड की गई है। बाकी इसके अलावा आप इसमें मज़ीद भी लिख सकते हैं कि इसके ऊपर प्रेजेंटेशन का भी, क्योंकि ज़ाहिर है एजर्शन लगती है, तो इसकी प्रेजेंटेशन एज़ पर IAS 38 हुई है कि नहीं हुई, इसको देख लें आप। क्लासिफिकेशन की भी आप बात कर सकते हैं कि क्या करेक्टली क्लासीफाई इनको किया गया है कि नहीं किया गया, ये भी आप लिख सकते हैं, हर एजर्शन की बात कर सकते हैं। आगे टेस्ट ऑफ डिटेल फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट का वही मसला देखें, IAS 38 के अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क जो होता है वो डेवलपमेंट कॉस्ट का होता है। वो ये होता है कि आप कई बार रिसर्च कॉस्ट जो होती है उसको डेवलपमेंट वाले फेज में दाखिल करके उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब ये है कि आप उसको एसेट बना लेते हैं, जबकि वो तो एक्सपेंस होता है, वो तो एक नेगेटिव चीज़ होती है आपकी, लेकिन आप उसको क्या करते हैं, एसेट अपना बना के दिखा लेते हैं। तो ये स्पेशल एक मसला है। उसने कहा कि क्या करना है, डिस्कस द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद मैनेजमेंट। पहले तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे पहुंचा है, सीनियर और जो सीनियर पर्सन है उनके साथ डिस्कस करें। फिर प्रोजेक्शंस वगैरह फोरकास्ट को रिव्यू करें, देखें कि ये फ्यूचर में कितने बेनिफिट्स इससे आने हैं, मतलब इसको एसेट रिकॉर्ड होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन मार्केटिंग प्लान वगैरह देखेंगे कब से ये स्टार्ट करने जाए, क्योंकि आपको याद होगा IAS 38 ये कहता है कि डेवलपमेंट एक्सपेंसेस आपने तब करने जब एक प्रॉपर आपके पास चीज़ तकरीबन बनी हुई नज़र आ रही हो और आपका जो है मार्केट के अंदर जाने का प्लान भी हो, इस तरह वो बात कर रहा है। तो भाई वही चीज़ों को हमने इधर असेस कर लेना है। कंसीडर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स टू कंप्लीशन, क्या इतना पैसा है कि कंप्लीट किया जा सकता है इस डेवलपमेंट को, और वेदर द एंटिटी विल एक्चुअली बी एबल टू यूज और सेल द एसेट। ठीक है, डिस्कस मैनेजमेंट्स इंटेंशन टू कंप्लीट द एसेट एंड आइदर यूज और सेल इट, भाई ये क्या करना चाह रहे हैं, उसको बेचना चाह रहे हैं या खुद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आगे वो कहता है इंस्पेक्ट डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिकॉर्ड स्पॉटिंग एंड सेफ गार्डिंग, पेटेंट्स वगैरह उसके रिकॉर्ड चेक करें, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, उसके ऊपर जो जो खर्चे आ रहे हैं उनको देखें, और क्या आपने पेटेंट करवाया हुआ। पेटेंट का पता है ना, पेटेंट क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये एक। ठीक है, कि आप अपने डिज़ाइन को, अपने फार्मूला को पेटेंट करवा लेते हैं ताकि कोई और बंदा इसको यूज़ ना कर सके, उसको भी देखें। अगर पेटेंट करवाया हुआ है वो आपका एक अलग से इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा, वो एक और इंटेंजिबल एसेट होगा। ठीक है, क्योंकि उसके आपने पैसे पे किए हुए हैं, तो वो आपका एक अलग होगा इससे हट के। ठीक है, उसको भी देख लें। टेस्ट करें कंट्रोल्स को अराउंड डॉक्यूमेंटेशन एंड सेफ कीपिंग ऑफ साइंटिस्ट नोट्स डिस्कवरीज एंड कंक्लूजन। अगर कोई मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर साइंटिस्ट का काम है, या मिसाल तौर पे अगर कोई सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की कोडिंग शोडिंग जिस डॉक्यूमेंट्स पे लिखी हुई है उनके ऊपर कंट्रोल्स क्या है, ये ना हो कि इधर उधर निकल जाए चीज़ें। अच्छा, अगर वो निकल भी जाएँ तो एक कंट्रोल डेविएशन है, ये मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ये हम सिर्फ अपने ML मैनेजमेंट लेटर के अंदर आइडेंटिफाई कर देंगे, क्योंकि भाई ज़ाहिर हमने कंट्रोल भी साथ साथ देखने। टेस्ट अ सैंपल ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन, कहते हैं सैंपल एक उठाएं और उसको ज़रा वेरीफाई करें कि क्या ये कैपिटलाइज ही होने चाहिए थे, इसके अंदर जो जो खर्चे आ रहे हैं डेवलपमेंट फेज़ के ही हैं, इनको देख लें। ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लें कि क्या उनका वाकई इसको बनाकर यूज़ करना या बेचने का प्रोग्राम है या नहीं। ठीक है, तो आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेनी है। ओके भाई,
किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो। देखें इसमें बुक में सिंपल वो आपको ऐसी चीज़ें बता रहा है जो कि आपने ज़्यादा जिसमें रिस्क पाया जाता है, ठीक है। हर चीज़ वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो आपको बेसिकली एक अप्रोच बता रहा है कि भाई इस अप्रोच को आपने फॉलो करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इनकी ना प्रैक्टिस सेट तो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन ये बस आपका चैप्टर 9 है और मेरे ख्याल में अगला 10 है। ये ख़त्म हो जाए इसके बाद ना हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। क्लास में इसकी प्रैक्टिस तब हम करेंगे, ये ज़रा ख़त्म हो जाए, फिर इसके ना इंशाल्लाह काफ़ी क्वेश्चंस कर लेंगे। कोशिश करूँगा 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स इसके ऊपर हो जाएं। लेकिन देखिए मेन इसकी बात प्लीज़ समझने की कोशिश करें। मेन बात है इसका आपको समझना कि इसकी अप्रोच क्या है, और अप्रोच समझ कर ख़ुद प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्लास के अंदर और स्पेशली जब डिस्टेंस लर्निंग की क्लास हो तो उसमें बहुत से क्वेश्चन नहीं करवाए जा सकते क्लास में। इवन फिजिकल क्लासेस में आप कहेंगे अगर एक एक चीज़ को वाइट बोर्ड से पे लिख कर टीचर करवाने लग जाए, पॉसिबल नहीं है भाई। आपको एक अप्रोच बताई जाती है, अप्रोच को आपने फॉलो करना है और आपने प्रैक्टिस करनी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। टेस्ट देने हैं और प्रैक्टिस करनी है, सिंपल। अच्छा जी, चैप्टर आपका 9 पे आ जाए। चैप्टर 9 भी स्टार्ट करते हैं आज ही, ठीक है। चैप्टर 9 पे आ रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। कल फिर इन्वेंट्री काउंट की बात कर लेंगे। आ रहे हैं चैप्टर 9। तो भाई चैप्टर 9 आपका है अब स्टॉक के ऊपर, मतलब कि इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री का पता ही है ना, जो आप सेल करने के लिए चीज़ें बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री, उसको आप इन्वेंट्री कहते हैं। अकाउंटिंग का कौन सा स्टैंडर्ड लगता है इसके ऊपर? IAS 2, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री, वो इसके ऊपर लगता है। उसकी मोटी मोटी बातें क्या है, अगर उसकी बातें मोटी मोटी याद की जाए तो एक तो ये है कि भाई वो इन्वेंट्री की टाइप्स बताता है। वो कहते हैं रॉ मटेरियल होता है, फिर आपका वर्किंग प्रोसेस होता है, फिर वो कहता है जी एक फिनिश गुड्स होती हैं। ये 3 तरह की मेरे ख्याल में बताते हैं आपको। और फिर वो स्टोर्स एंड स्पेयर जो ऑफिस सप्लाईज वगैरह, उसको भी इन्वेंट्री में डाल देता है। मतलब उसको शो अलग से करना, लेकिन वो भी काइंड ऑफ इन्वेंट्री है। अच्छा, फिर अगर हम जाएं तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या है? वो कहता है कि इसको आपने रिकॉर्ड करना है एट लोअर ऑफ, दोनों में से जो लोअर है, कॉस्ट और NRV। कॉस्ट या NRV में से जो चीज़ लोअर है उसके ऊपर रिकॉर्ड करना है। और देखें सबसे बड़ा जो रिस्क है ना इन्वेंट्री के अंदर, वो होता ही है वैल्यूएशन का। वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू निकालना, वैल्यूएशन का रिस्क होता है, क्योंकि वैल्यूज़ की होनी चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। कई बार क्या होता है, चीज़ें होती है एक्सपायर। अब एक्सपायर चीज़ को कौन खरीदता है? आपने जब खरीदी थी, कंपनी ने चीज़, वो 500 रुपये की थी, आपके सिस्टम में 500 की आ रही थी, उस वक्त वो 1000 की बिकती थी, तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए 500 की रखा। आपने कहा NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अगर मैं इसको आज बेचूँ तो 1000 की बिकेगी, जबकि कॉस्ट इसकी 500 की है। लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV 500 रुपया लोअर है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 500 की रिकॉर्ड कर ली। लेकिन मसला क्या हुआ, जब वो एक्सपायर हुई या जब वो ऑब्सलीट हुई, जब वो ख़राब होगी, डैमेज होगी, अब वो 500 की भी नहीं बिक रही, अब वो बिक रही है 300 रुपये की, 200 रुपये की। लेकिन आपने अभी तक उसको 500 की रखा हुआ है, जबकि अभी तो लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV लगना चाहिए, NRV तो कम हो गई है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। ये एक और बहुत बड़ा रिस्क है एग्जिस्टेंस का। देखिए असर्शंस तो ऑब्वियसली 6 की 6 इस पर भी लगेगी, लेकिन जो मेन मतलब हम अगर बात करें ना रिस्क की, तो वैल्यूएशन का रीज़न आपको बता दी है कि वो अक्सर अनइंटेंशनली भी आप उसको सही नहीं कर पाते, ठीक है। और एक होता है एग्जिस्टेंस का, कि भाई चीज़ें पड़ी ही नहीं हुई। जहाँ पर स्पेशली आपका रिटेल सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होती है, वहाँ पे बहुत मसले पाए जाते हैं। इसलिए तो स्टॉक टेक भी किया जाता है, इन्वेंट्री को काउंट भी करवाया जाता है जाके। आइजा 501 ने स्पेशल प्रोसीजर बताया हुआ है कि भाईजान काउंट करवाना है जाके, क्योंकि मुझे नहीं यकीन ये एग्जिस्ट कर रही है। यही तो मसला है ना उधर। तो ये ज़्यादा बड़े रिस्क हैं, ठीक है। कंप्लीटनेस का भी हो सकता है कि हर तरह की इन्वेंट्री आपने रिकॉर्ड किया कि नहीं, लेकिन वो कम होता है, क्योंकि एसेट है ना, पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, तो वो रिकॉर्ड हो ही जाते हैं, ठीक है। कोई बंदा उसको मिस नहीं करना चाहता है, पॉजिटिव चीज़ है। एग्जिस्टेंस का होता है यार, कई बार ज़्यादा ना रिकॉर्ड कर लियो, असल में उतने मौजूद ही नहीं, ठीक है। तो एजर्शंस देखनी सारी होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ एजर्शंस के ऊपर ज़्यादा रिस्क होता है, उन पर ज़्यादा टाइम हमें लगाना होता है। चलें जी, आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के ऊपर। वैल्यूएशन
ये पता लग गया ना क्यों ये बड़ा रिस्क है, दिमाग थोड़ा हमने इस्तेमाल करके चीज़ें समझनी। अब आपको पता है कि जी IAS 2 क्या कहता है, वो कहता है कि जी इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, इस पे आपने रिकॉर्ड करना है। अब अगर कॉस्ट की बात करें, ये तो पॉलिसी होगी ना कि भाई आप कॉस्ट या NRV इन दोनों में से लोअर पे रिकॉर्ड करोगे, या नहीं है कि दोनों में से एक पे नहीं करोगे, लोअर पे करोगे, इन दोनों में से जो चीज़ कम है। अब फिर आगे इनको जब आपने निकालना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो आपको पता है भाई कॉस्ट की कैलकुलेशन के अंदर आपका फिर आगे या तो आप यूज़ करते हैं FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सही है, या आप क्या करते हैं वेटेड एवरेज मेथड, सही है, वेटेड एवरेज कॉस्ट, सही है, ये आप निकालते हैं। तो ये आपकी पॉलिसी है, मतलब इसमें से और आप कोई भी चूज कर सकते हो। यहां पर आपने दोनों में से लोअर को चूज करना है लाजमी तौर पे, इधर आपकी अपनी मर्जी है, चाहे FIFO यूज करें या ये करें, लेकिन इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। चेंज ऑब्वियसली आप कर सकते हैं मेथड को, लेकिन ये ना हो कि हर साल चेंज करते जाए, क्योंकि IAS 8 जो ये कहता है कि भाई चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग एस्टिमेट या प्रायर पीरियड एरर को आपने ठीक कैसे करना है, वो कहता है कि भाई चेंज बेशक आ सकती है अकाउंटिंग एस्टिमेट में या पॉलिसी में, उसको मैं बताता भी हूँ आपने किस तरह कैटर करना है, IAS 8 आपको कह रहा है, लेकिन वो कहता है कोशिश करें यार कंसिस्टेंटली तो अप्लाई करें। ये तो नहीं कि हर बार ही आपका मूड बना हुआ है, ठीक है, हर बार एस्टिमेट चेंज की जा रहे हैं, इससे तो आपके एस्टिमेट्स के ऊपर भी सवाल उठ जाता है कि आपके कोई रीजनेबल एस्टिमेट नहीं होते, या आप पॉलिसी अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये है, अब देखें FIFO या WACO, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है ये वैसे तो इजी आपको लग रहे हैं, लेकिन इसमें स्पेशल मसला आता है जबकि अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाए। अच्छा इसका ये अलग मेथड तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये निकालने का डिफरेंट तरीका होता है ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है तो भाई उस वक्त किस तरह निकालने हैं, उसमें आपको पता है कि लेबर आती है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, उसमें फिर ओवरहेड्स डलने हैं, ओवरहेड्स की कैलकुलेशन किस तरह करनी है और सारा कुछ, वो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कॉस्ट है वो निकालना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है जी। अच्छा अब दो तरीके उसने कहा जी IAS 2 कहते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV आप करें ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस, ये बात बड़ी अहम है, ये इसको अंडरलाइन कर लें, आइटम बाय आइटम बेसिस पे वो कहता है कि हर आइटम की आपने लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV देखनी है। ये ना हो कि आप सेट ऑफ आइटम्स, मतलब ये 100 चीज़ों की देखें, पता लगे 100 चीज़ों में से 5 चीज़ों की NRV कम थी, 10 चीज़ों की कॉस्ट कम थी, इस तरह कुछ हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई आपने आइटम बाय आइटम, हर आइटम की आपने NRV एक शीट बनाई, उसके अंदर NRV कॉस्ट लिखी हो, ठीक है, जो जो कम है ना हर आइटम की उसको आपने मेंशन करना है, उसके हिसाब से हो सकता है किसी आइटम की कॉस्ट कम हो वो उस पर रिकॉर्ड, किसी आइटम की NRV कम हो, ओवरऑल लेकर चलना चीज़ को, ठीक है। अच्छा कॉस्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ परचेज एंड ऑल अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये आपको पता है कि कॉस्ट से मुराद क्या है इन्वेंट्री में। इन द केस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स दिस इंक्लूड्स एन अमाउंट फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसके अंदर फिर दी एब्जॉर्प्शन रेट फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड शुड बी बेस्ड ऑन नॉर्मल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। आपको ये याद ही है ना, कॉस्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है वेरिएबल ओवरहेड्स का। एब्जॉर्प्शन रेट से मुराद है कि आपने किस बेस पर तमाम एक्टिविटीज़ को या तमाम यूनिट्स को वेरिएबल ओवरहेड्स एलोकेट करने हैं, एब्जॉर्ब करवाने हैं। वो इसी तरह होते हैं कि आमतौर पे वो कितना कितना यूज़ करते हैं उस एंगल से। कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ नंबर ऑफ मेथड, डिफरेंट मेथड, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या एवरेज कॉस्ट मेथड है। द मेथड चोजन शुड प्रोवाइड अ क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। कहते जो भी आप मेथड यूज़ करेंगे उससे आपका मतलब है कि असल कॉस्ट के करीब करीब पहुंचे। जाहिर है एग्जैक्ट तो नहीं, क्योंकि इससे कोई और वैल्यू निकलती है, इससे कोई और वैल्यू निकलती है। ये आपने किए हुए ना 5 और वेटेड एवरेज या एवरेज कॉस्ट मेथड। बेसिकली इसका ना एवरेज कॉस्ट इसका नाम है, एवरेज कॉस्ट मेथड। वेट नहीं, आप इसमें वेटेड नहीं निकाल रहे होते। अच्छा तो वो कहता है कि ये जो भी आप मेथड यूज़ करें कोशिश करें कि वो वाला मेथड यूज़ करें जो असल उसकी एक्चुअल कॉस्ट के करीब की। देखो जब आपने चीज़ परचेज़ की होगी आपको पता होगा ना इसकी एक्चुअल कॉस्ट 500 रुपये है। अब अगर FIFO यूज़ करने से उसकी कॉस्ट सिस्टम के अंदर निकल रही है 450 रुपया, और एवरेज कॉस्ट वाला यूज़ करने से उसकी निकल रही है 495, तो भैया 495 वाला यूज़ करें क्योंकि वो ज़्यादा करीब है उसके, ठीक है। NRV का आपको बताया, NRV आपकी क्या होती है। NRV सिंपल आपकी जो सेलिंग प्राइस
यही है भाई एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, क्योंकि उस वक्त बेच ना रहे होते, उस वक्त एस्टिमेट कर रहे होते इतने की बिक जाएगी। ठीक है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, उसको बेचने में क्या आपका खर्चा आएगा वो आपकी सिंपल NRV आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब सब्सटैंडिव प्रोसीजर क्या है, उसने कहा सब्सटैंडिव प्रोसीजर ऑन इन्वेंट्री शुड बी डिजाइन टू अलाउ फॉर द नेचर ऑफ इन्वेंट्री एंड द नेचर ऑफ सिचुएशन दैट द ऑडिटर इज फेसिंग। जाहिर है इन्वेंट्री की नेचर को, सिचुएशन को समझते हुए आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इफ़ द एंटिटीज आर रिटेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो रिटेलर है, छोटी छोटी चीज़ें बेच रहा है, कंज्यूमर्स को, एंड कंज्यूमर्स को वो चीज़ें बेच रहा है, द ओनली मेजर कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज लाइकली टू बी द परचेज कॉस्ट। तो देखें वो आपको हमेशा वो कहता है कि भाई अकल इस्तेमाल करते हुए हमने बड़ा प्रोफेशनली रैशनली हमने लेकर चलना है ऑडिट को। तो वो कह रहा है कि अगर तो आप रिटेल पे बेचते हैं चीज़ें, मतलब पीछे से खरीदते हैं, ट्रेडर हैं आप, रिटेल पे आगे बेचते हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो भाई आपकी जो इन्वेंट्री है उसके अंदर आपकी कॉस्ट, मेजर कॉस्ट क्या होगी, परचेज कॉस्ट ही होगी ना। मैन्युफैक्चरिंग तो है ही नहीं, ये तो आप बना ही नहीं रहे, और कुछ नहीं है। आपका मेजर पोर्शन ऑफ कॉस्ट क्या है, आपका परचेज कॉस्ट। तो आपने परचेज कॉस्ट को करना है, तो वो सिंपल तरीका क्या है, परचेज को अगर वेरीफाई करना है तो आप परचेज में जाते हो, आप क्या करते हो भाई, जो जो परचेज हैं सैंपल बेसिस पे उठाई हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन इंस्पेक्ट कर लो, ट्रांजैक्शन टेस्टिंग जिसको कहते हैं, देखो कि यार ये क्या पीछे प्रॉपर स्पॉटिंग लगी हुई है। ठीक है, जो चीज़ें ऑर्डर की थी वही आई हैं, वो सारा कुछ आपने देख लेना। दूसरे नंबर पे, इफ़ द एंटिटी इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल इंक्लूड एन अमाउंट फॉर डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कहता है रॉ मटेरियल के अलावा आपने भाईजान इसकी लेबर वगैरह के ऊपर भी काम करना है, आपने ओवरहेड्स के ऊपर भी फिर काम करना है। ठीक है जी। तो ये वो कह रहा है कि जी आपको बताया जा रहा है जैसे कि अगर आपने रॉ मटेरियल और द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, इसकी आपने सब्सटेंटिव परफॉर्म करना है तो क्या तरीकाकार होगा, और अगर आपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस का करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। एग्जाम के अंदर ऑब्वियसली सिनेरियो आ सकता है, तो जो भी सिनेरियो होगा आपने उसके हिसाब से फैसला करना है। अगर तो सिंपल आप परचेज करके आगे यूज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो फिर आप उसको इस तरह यूज़ करेंगे जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा है या आइटम्स बनी बनाई खरीद ली आगे बेचती हैं। तो वो तरीकाकार क्या है, वही जैसे आपको कहा है कि जी आपने सिंपल पहले एक तो उसका सैंपल वगैरह लें। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, कंफर्म द अप्रोच अडॉप्टेड बाय द क्लाइंट कंपनी टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। भाई उन्होंने कौन सी अप्रोच को फॉलो किया है, एवरेज कॉस्ट मेथड को किया है या फाइफो को किया है, ये आप पहले तो देखें, और क्या वो सही तरह उन्होंने फॉलो किया भी है नहीं। दूसरे नंबर पर चेक द फिगर्स फॉर द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बाय कंपेयरिंग देम विद द प्राइसेस इन परचेज इनवॉइसेस। सिंपल है भाई, उसको परचेज के साथ आप कंपेयर करें। देखिए अभी आप बैठे हुए हैं इन्वेंट्री में, स्टॉक में, बैलेंस शीट में बैठे हुए हैं, अभी आप परचेज में नहीं बैठे हुए। परचेज वाला बंदा अपना काम कर रहा होगा, ऑब्वियसली परचेज रिलेट्स डायरेक्टली विद इन्वेंट्री, जहाँ जो परचेज कर रहे होंगे इन्वेंट्री में आ रही होंगी चीज़ें, लेकिन परचेज अलग से उस वो क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, उसके ऊपर अलग से दर्शन टेस्ट होती हैं, इन्वेंट्री के ऊपर अलग से होती हैं। जैसे सेल्स और पेएबल ऐसे ही है, सेल्स और रिसीवेबल। सेल्स जो है P&L की आइटम है, वहाँ पे अलग से काम हो रहा होगा, लेकिन जो क्रेडिट वाली सेल है वो अगर रिसीवेबल में भी आ रहे हैं अभी तक पैसे, तो भाई वो इधर अलग से काम हो रहा होगा। तो इन्वेंट्री के ऊपर आपने करते हुए सिर्फ उसको लिंक कर देना परचेजेस के साथ कि यार ये जो इन्वेंट्री के अंदर आइटम्स आ रही हैं क्या ये परचेज इनवॉइसेस के साथ मैच कर रही हैं। अब परचेज इनवॉइसेस के ऊपर जो काम करना है वो आपने जाके परचेजेस वाले टाइम पे करना है, उस एरिया में करना है। ओके, दूसरे नंबर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो ये भी भाई सिंपल है, उसने कहा एक लिस्ट ले लें कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं, उनके ऊपर कौन कौन से खर्चे आए हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन सी कॉस्ट हैं, उसकी लिस्ट है। वो कैलकुलेशन को उसकी एक्यूरेसी को देखें, उसको रिकैलकुलेट करके देखें। मटेरियल अगर है तो भाई उसने कहा कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करें रॉ मटेरियल के ऊपर, जैसे कि ऊपर बताए गए थे। ठीक है, इस तरह उनकी करेक्ट क्वांटिटी वगैरह को देखें कि क्या क्वांटिटी सही यूज़ की गई है वैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, जितनी कंज्यूम हुई है क्या उसके हिसाब से काम हुआ है। लेबर है तो भाई लेबर के रेट वगैरह चेक करें, उधर से आपको पता लग जाएगा। आवर्स देखें, प्रोडक्शन ओवरहेड का भी इस तरह सिंपल, तो ये आप निकाल सकते हैं। कॉस्ट और NRV एंड पे लिखा हुआ है, कहते हैं इन दिस सब्सटेंटिव टेस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री द ऑडिटर शुड आल्सो लुक एट द प्रोसीजर्स ऑफ द क्लाइंट एंटिटी फॉर डिसाइडिंग। भाई क्लाइंट का भी तो देखें ना, उसका भी कंट्रोल देखें, उसका क्या कंट्रोल है, वो कैसे डिसाइड करता है कि हर आइटम को मैं लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करना चाहिए था ना रिकॉर्ड्स को, तो वो उसका क्या तरीकाकार है, कौन सा मेथड है, क्या उसने कोई शीट बनाई हुई है, क्या उस करता है। ठीक है, तो खैर जी ये था आपका। अब देखें इसमें ना अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंस अपनी इस्तेमाल करें
तो लिटरली प्रैक्टिकल ऑडिट के अंदर भी बड़ा मज़ा आता है, आप चीज़ को ढूंढ सकते हैं, बड़ा इजीली ढूंढ सकते हैं अगर आप थोड़ा रैशनल देखें। ऑडिट ट्रेल बननी चाहिए चीज़ों की, बस मिल जाती है। अब एक बार मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक फर्म में था पहले, तो उनको एक फोरेंसिक ऑडिट आ गया। फोरेंसिक ऑडिट से मुराद ये होता है कि आपको वैसे क्वेश्चन आर्टिकल्स में भी आ सकता है, पता होना चाहिए। फोरेंसिक ऑडिट से मुराद क्या होता है कि 100% ऑडिट आपने करना होता है। जब अदालत किसी वजह से इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाना चाहती है किसी कंपनी की, तो अदालत फिर क्या करती है, किसी ऑडिटर को हायर करती है, उसे कहती है कि भाईजान जाके इसका 100% आप एब्सोल्यूट ऑडिट करो, मुझे मसले निकाल के बताओ। ठीक है, तो फिर आप जाते हैं, मसले निकालने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की। तो अब एक बार ना फोरेंसिक ऑडिट था एक शुगर मिल का, तो भाई वो सीनियर था हमारा, एक बड़ा अच्छा काम उसको बड़ा आता था। ठीक है, अब वहाँ पे गए हैं तो अब उधर कुछ नहीं निकल रहा। 8 साल का मेरे ख्याल में होना था उसका फोरेंसिक, या 7 साल का। अब उधर कुछ निकल नहीं रहा और परेशान बैठे हुए हैं। अब वो बैठा सोचे, कहते यार हमें बुलाया तो गया है इन्होंने, जाहिर है अगर हम नहीं ढूंढते तो हमारी कॉम्पिटेंस के ऊपर सवाल आ जाता है। चीज़ें उन्होंने बड़ी साफ़ सुथरी रखी हुई हैं, कुछ मिल नहीं रहा हमें, तो किस तरह ढूंढा जाए। तो स्केप्टिकल अप्रोच फिर आपको अपनानी पड़ती है, थोड़ा सोचना पड़ता है, और सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही मिल जाता है। उसने ना ये कहा, उसने कहा कि भाई असल में बात ये थी कि ये लोग मेरे ख्याल में शुगर का वो क्लाइंट था, कि रिपोर्ट कितनी कर रहे हैं शुगर कि सेल कितनी कर रहे हैं। ठीक है, उस वो ओबियसली यही मसला था, अंडर स्टेटमेंट का एक रिस्क था कि यार ये कम कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कम शो कर रहे हैं, वैसे ज़्यादा सेल कर रहे हैं, तो अदालत ने उसका फोरेंसिक का ऑर्डर दे दिया। अच्छा, अब हुआ ये कि उसने ना पकड़ा कहाँ से, सिरा कहाँ से पकड़ा। उसने कहा कि भाई ये जो आप जनरेटर यूज़ करते हो, जनरेटर के अंदर आपका कितना फ्यूल इस्तेमाल होता है, 1 घंटे में जनरेटर कितना फ्यूल कंज्यूम करता है। उन्होंने कोई अमाउंट बताई उसकी कि इतने लीटर करता है। ठीक है, अब उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फ्यूल के हेड में गया। देखिए जब चोर होता है ना, वो एक आधी कोई ना कोई गलती कर ही जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भाई वो गया, उसने वहाँ पे देखा जी कि फ्यूल कितना यूज़ हुआ है। मिसाल के तौर पे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, काफ़ी पुराने टाइम की बात है। तो उसने लेट से वहाँ पे लिखा जी कि फॉर एग्जांपल 1000 लीटर, वैसे तो वो टनों में हुआ था लेकिन चलो 1000 लीटर लेट से यूज़ हुआ है। अच्छा, अब उसने कहा जी 1000 लीटर उधर आ रहा है, उनको अभी कुछ नहीं बताया, सिंपल एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चीज़ें देख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं। अच्छा, उसने कहा कि भाई इतना कितना चलता है, उसने कहा इतना टाइम चलता है। ठीक है, तो उधर से आइडिया हो गया कि 1000 लीटर अगर चला है तो उसका मतलब जनरेटर इतना टाइम चला होगा। अच्छा, अब उसने कहा यार अगर जनरेटर इतना टाइम चले तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन एनालिटिकल लग रहे हैं ना, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकते, आपको एक ट्रेंड देखना होता है। अच्छा, उसने कहा कि भाई अगर जनरेटर इतना टाइम चले तो उससे मशीन कितना टाइम आगे चलती है, आपकी जो मिल है वो कितना टाइम चलती है। उसने बताया कि ये तो इतनी की देर चल जाती है मशीन। अच्छा, सही है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन था, अगर मशीन इतना टाइम चले तो उससे कितनी चीनी बन के निकल आती है। अब देखें, फ्यूल तो कंज्यूम हुआ है, इसका मतलब जनरेटर तो चला है। अब जनरेटर खाली तो किसी ने नहीं चलाना, जाहिर है कोई ना कोई मशीन चल रही होगी। मशीन चल रही है तो उसका अगला क्वेश्चन था, अगर मशीन चले तो कितनी चीनी बनती है इतने टाइम पे। उन्हें लगा ये काम ख़राब होने वाला है कोई, लेकिन वो डिफरेंट लोगों से पूछ रहा था चीज़ें, एक बंदे से नहीं पूछ रहा था। एक बंदे से पूरी ट्रेल पूछता, उन्होंने बताना ही नहीं था, फड्डा हो जाना था। लेकिन वो डिफरेंट लोगों से पूछ रहा था, बंदा तेज़ था, उसे कहते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस, तो बड़ा दिमाग बड़ा तेज़ था, गलियों वाले जो होता है लफंगों वाला दिमाग था। अब उसने भाईजान कहा कि जी कितनी बनती है, उन्होंने कहा इतनी शुगर बनती है। कहते चलो जी आयो, फिर हिसाब लगाया पूरा कि 1000 लीटर अगर ऑयल है और फ्यूल है तो उससे जनरेटर इतना टाइम चला। ठीक है, जनरेटर इतना टाइम चला मतलब मशीन इतने टाइम चली, मशीन इतने टाइम चली मतलब है कि चीनी इतनी प्रोड्यूस हुई। तो भाईजान इसके हिसाब से तो मिसाल के तौर पे आपकी 100 kg चीनी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, जबकि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है हमारी हुई है 40 kg। चलो मैं मान लेता हूँ 10 kg ऊपर नीचे कर लो, 15 kg ऊपर नीचे कर लो, मैं फ्लक्चुएशन का इतना आपको मार्जिन दे देता हूँ। इतना तो नहीं है कि भाई 40 से 100 का हो जाए। आइए गल समझ। देखें वो सिंपल क्या किया, आपके प्रोसेस को समझे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन को समझे, उसी में से ही डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया है, इंक्वायरीज की हैं, एनालिटिकली चीज़ों को देखा है, आपके सामने साबित हो गया। तो वो वहाँ से साबित हुआ उनका कोई अच्छी भले लेवल पे, बहुत बड़े लेवल के ऊपर उन्होंने वो फ्रॉड किया हुआ था। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अंडरस्टेट की हुई थी सेल्स। अंडरस्टेट का मतलब टैक्स भी कम दिया, टैक्स चोरी किया, करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी किया हुआ था। ठीक है, तो खैर कहने का पर्पज़ था कि भाई थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते हुए हमने चीज़ें करनी है।
आज हमने इंटेंजिबल्स और इन्वेंट्री का देखा है। इन्वेंट्री के अंदर मेनली यही वैल्यूएशन एग्जिस्टेंस का ज़्यादा रिस्क है। कल हम एग्जिस्टेंस के ऊपर जाएंगे और जो हम कह रहे होते हैं स्पेशल प्रोसीजर लिखे हुए हैं, तो भाई जब आइजा 501 के स्पेशल प्रोसीजर पढ़ेंगे वो कहेगा जी इन्वेंट्री काउंट करना किस तरह से होता क्या है, वो सारा कुछ आपको बताएगा। ठीक है जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल। टिल देन टेक केयर।